मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट क्या है? मनी मार्केट क्या है? जो एक दिन से लेकर एक वर्ष तक जिसमें जिन प्रपत्रों का लेन देन होता है उसको क्या कहते हैं? मुद्रा मार्केट या मुद्रा बाजार। और जो एक साल से अधिक जितने भी मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट का या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? कैपिटल मार्केट। ठीक, तो मुद्रा मनी मार्केट इज ए फाइनेंशियल मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असेस्ट हैविंग लिक्विडिटी ऑफ 1 ईयर और लेस ट्रेडेड। मुद्रा बाजार अल्पकालीन प्रपत्रों का वह बाजार है जो मुद्रा के निकट स्थानापन्न होते हैं। मुद्रा बाजार अल्पकालीन प्रपत्रों का वह बाजार है जो मुद्रा के निकट स्थानापन्न होते हैं। कि लिक्विडिटी मुद्रा के बराबर हो, मुद्रा से मतलब थोड़ा सा नीचे ऊपर हो सकती है, लेकिन जो मुद्रा के इर्द गिर्द घूमते हैं। जैसे मैं बताया कि जो सबसे तरल क्या चीज़ है हमारे पास? करेंसी नोट। ठीक, तो करेंसी नोट का अगर दूसरी चीज़ में हम फॉर्मेट में बदले, मान लो चेक कोई काट के दे दिया, तो चेक मुद्रा से कम लिक्विड है ना। क्यों? क्योंकि उसको थोड़ा सा जाना पड़ेगा, भुनाने के लिए बैंक जाना पड़ेगा। इसी तरह मान लो कोई अगर फिक्स डिपॉजिट का तुमने ख़रीद लिया कुछ, तो फिक्स डिपॉजिट वाला वो अपने टाइम पर ही मैच्योर होगा। इसी तरह मान लो कोई शेयर खरीद लिया या इक्विटी खरीद ली या डिबेंचर खरीद लिया, तो वो क्या है? तुम्हारा पैसा तो उसमें कन्वर्ट हो गया, लेकिन उसकी लिक्विडिटी बदल गई है। जैसे मैं कहा कि मान लो कि कोई भैंस खरीद लेता है, समय आने पर उसको भी बेच सकते हो तुम, उससे भी पैसे प्राप्त कर सकते हो, लेकिन वो मुद्रा की तरह कार्य नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आधी रात को मान लो तुम्हें ज़रूरत पड़ जा रही है पैसे की, तो भैंस आधी रात को ही खरीदने को तैयार नहीं होगा। तो इसलिए जो मुद्रा के निकट स्थानापन्न है या मुद्रा के जो क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं उनको हम कहते हैं मुद्रा बाजार के प्रपत्र। मनी मार्केट को मुख्य रूप से भागते हैं। जैसे एक होता है कॉल मनी मार्केट, कॉल मनी मार्केट। दूसरा होता है नोटिस मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट एंड नोटिस मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट क्या होता है? कॉल मनी मार्केट का मतलब जैसे कि जो बैंक होते हैं, जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं या कमर्शियल बैंक होते हैं या जो डेवलपमेंट बैंक होते हैं या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो आपस में इंटरचेंज करते हैं। जैसे मान लो किसी बैंक को पैसे की ज़रूरत हुई तो दूसरा बैंक दूसरे बैंक से उधार लेता है, तो कभी कभी समाप्त हो जाती है। SLR रखना है या CR रखना है, तो उनके पास अगर कभी ऐसा प्रॉब्लम आ सकती है कि उनके पास पैसे कमी पड़ गई या कुछ और ज़रूरत पड़ गई, तो एक रात के लिए, रात भर के लिए कभी कभी ऋण लिया जाता है। के लिए ऋण लेते हैं, मतलब आज लेंगे कल वापस कर देंगे, तो उसी को कहते हैं कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट का मतलब जो इंटर बैंक हैं, आपस में जो बैंक हैं वो मिलकर लेन देन करते हैं। उसकी एक रेट फिक्स होती है, लेकिन वो रेट किससे फिक्स होगी? वो मांग और पूर्ति के आधार पर होती है। ठीक, इसी तरह नोटिस मनी होती है एक, नोटिस मनी। नोटिस मनी का मतलब एक दिन से लेकर 14 दिन तक जब ऋण लिया जाता है तो उसको कहते हैं नोटिस मनी। मनी मार्केट होता है मुख्य रूप से वो किससे रिलेटेड है? इंटर बैंक से, इंटर बैंक एक्सचेंज। लंदन एक लिबोर है, एक मिबोर है। तो लंदन में एक मार्केट है कॉल मनी मार्केट का, उसको कहते हैं लिबोर। लिबोर का मतलब L से लंदन, I से इंटर, B से बैंक, O से ऑफर, R से रेट। ठीक, तो क्या हो गया ये? लंदन इंटर बैंक ऑफ रेट, लिबोर। ये एक रेट ऑफ इंटरेस्ट का नाम है। मतलब इस रेट पर जो ये मार्केट चल रहा है कॉल मनी मार्केट, जिस कॉल मनी मार्केट पर इंग्लैंड में जो लेन देन होगा उसे कहेंगे लिबोर। इसी तरह अगर भारत के संदर्भ में देखेंगे तो उसे कहेंगे मिबोर। मिबोर का मतलब M से मुंबई, I से इंटर, B से बैंक, O से
ऑफर, आर से रेट, मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। तो लिबोर और मिबोर समझ में आ गया। क्या है ये? एक प्रकार की रेट ऑफ इंटरेस्ट का नाम है, मतलब जो कहाँ पर काम करते हैं? कॉल मनी मार्केट में। एक रात के लिए या ओवरनाइट के लिए जो ऋण लिया जाता है उसको हम कहते हैं कॉल मनी मार्केट। और कॉल मनी मार्केट में जिस रेट पर हम लोग ऋण वो लोग आपस में तय करते हैं उसी को कहते हैं लिबोर और मिबोर। लिबोर का मतलब इंग्लैंड से संबंधित है, अपने देश से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मिबोर का संबंध अपने देश से है। मुद्रा बाजार का मतलब ऐसे प्रपत्रों का बाजार जो मुद्रा के निकट निस्थानापन्न होते हैं, मतलब जिनकी लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा लिक्विड होते हैं, ठीक। और उनका ईयर टाइम ड्यूरेशन क्या होता है? 1 दिन से लेकर 1 साल तक जो लेन देन किया जाता है वही चीज़ें मुद्रा बाजार में आती हैं। मुद्रा बाजार को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक हो गया कॉल मनी मार्केट, दूसरा हो गया नोटिस मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट का मतलब ओवरनाइट, जो मतलब एक रात के लिए जो ऋण लिया जाता है उसको कहेंगे कॉल मनी मार्केट, और जो 1 दिन से 14 दिन के लिए जाता है उसको कहते हैं नोटिस मनी मार्केट। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन मनी मार्केट है ये, ठीक। इंडियन मनी मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशन काम करते हैं, उस वही पूरी जो बैंकिंग सिस्टम है जितना भी इसी के तहत आ जाएगा। जितने भी प्रकार के बैंक होंगे, जितने भी बैंक हैं, उनमें कौन क्या है, वो सारी चीज़ें इसी में आ जाएंगी, स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट में, ठीक। गठित मुद्रा बाजार, इसे कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, ठीक। दूसरा होता है असंगठित मुद्रा बाजार। संगठित मुद्रा बाजार और असंगठित मुद्रा बाजार। संगठित मुद्रा बाजार क्या होता है? जिसमें जो संगठित रूप से काम करे, मतलब जिसकी रेगुलेटरी बॉडी हो, जैसे मान लो किसी देश का सेंट्रल बैंक, जो सेंट्रल बैंक होता है वो सारी बैंकिंग को रेगुलेट करता है। इसी तरह अगर और चीज़ें देखें, जैसे बीमा की कंपनियों को रेगुलेशन कौन करता है? इरडा करता है। इसी तरह पेंशन की रेगुलेटरी कौन करता है? जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, अगर वो किसी रेगुलेटरी बॉडी के तहत आते हैं तो उसे कहेंगे हम संगठित मुद्रा बाजार, ठीक। लेकिन अगर वो रेगुलेटरी बॉडी के अंतर्गत नहीं आते तो उसको कहेंगे असंगठित मुद्रा बाजार। असंगठित मुद्रा बाजार का उदाहरण जैसे हो सकता है, मान लो कोई व्यक्ति दूसरे से उधार लेता है, साहूकार हो गए, महाजन हो गए, चिट्टी हो गए, तो ये सारे चीज़ क्या हैं? ये हैं असंगठित मुद्रा बाजार, क्योंकि इन पर किसी का नियंत्रण नहीं होता, ठीक। ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। अब इसकी जो मनी मार्केट का जो सबसे मुख्य एक रेगुलेटरी बॉडी है तो किसी देश का सेंट्रल बैंक होता है। तो अगर अपने देश के सेंट्रल बैंक की बात की जाए तो कौन सा है? आरबीआई। तो ये मुख्य हो गया, ठीक। ये क्या है? एक प्रकार से रेगुलेटरी बॉडी है। जितनी भी बैंकिंग सिस्टम है, पूरे बैंकिंग सिस्टम का रेगुलेशन कौन करता है? आरबीआई, ठीक। दूसरा हम लोग बांट देते हैं इसको पब्लिक सेक्टर बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। तीसरा क्या हम इसको बांट सकते हैं? निजी क्षेत्र के बैंक। चौथा इसको हम बांट सकते हैं सहकारी क्षेत्र के बैंक। इसको फिर बांट सकते हैं विकासात्मक बैंक या विकास बैंक। फिर हम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है एसबीआई एवं इसके सहायक बैंक, दूसरा है राष्ट्रीयकृत बैंक। निजी क्षेत्र के बैंक को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है अनुसूचित बैंक, एक होता है गैर अनुसूचित बैंक, शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक। फिर इसको बांट सकते हैं कोऑपरेटिव बैंक या सहकारी क्षेत्र के बैंक। सहकारी क्षेत्र के बैंक जो होते हैं इनको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहले ग्रामीण क्षेत्र के सहकारी बैंक, दूसरा शहरी क्षेत्र के सहकारी बैंक। अब जो ग्रामीण क्षेत्र के सहकारी बैंक हैं इनको हम 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है प्राथमिक साख समितियां या प्राथमिक सहकारी समितियां,
प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, तो इसको केंद्रीय सहकारी बैंक। तीसरा होता है राज्य सहकारी बैंक। ठीक, इसमें भी शहरी क्षेत्र में भी होते हैं अल्पकालीन या दीर्घकालीन। डेवलपमेंट बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो सिर्फ डेवलपमेंट का काम करते हैं, मतलब ये जमाएं स्वीकार नहीं करते। जैसे नाबार्ड क्या करता है, वो एग्रीकल्चर को प्रमोट करता है। ठीक, एग्रीकल्चर सेक्टर का सर्वोच्च बैंक कौन सा है, नाबार्ड। इसी तरह तुम्हारा है एक्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। जो संगठित मुद्रा बाजार होता है उसका जो मुख्य रेगुलेटर होता है कौन होता है, आरबीआई का मुख्य काम क्या है कि जितनी भी फाइनेंशियल सिस्टम चल रहा है उसका रेगुलेशन करना, उसका नियमन करना, उसके लिए नियम बनाना, उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निर्धारित करना, मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट बनाना, मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से बैंक में संतुलन स्थापित करना। आरबीआई की स्थापना कब हुई, 1935 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1949 में। ठीक, अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का मतलब क्या है, जो पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र जहां पर लग जाए उसका मतलब कि इसमें बैंक में हिस्सेदारी जो सरकार की है उसमें 51% से अधिक है। ठीक, 51% से अधिक हिस्सेदारी अगर है जिस चीज़ में, उसे कहा जाता है सार्वजनिक। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का मतलब सरकार के अंतर्गत जो बैंक आते हैं उन्हें हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक, पब्लिक सेक्टर बैंक में मुख्य रूप से दो आते हैं। एक है हमारा एसबीआई, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है, एसबीआई। ये भी क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कभी कभी कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है। ठीक, तो एसबीआई। फिर राष्ट्रीयकृत बैंक, समय के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। पहले क्या था, जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय ज़्यादातर चीज़ें निजी हाथों में थी। ठीक, जैसे तुम लोग देखोगे कि आरबीआई भी निजी हाथ में था। 1935 में ये बना था, लेकिन 1949 में इसको राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। फिर इसी तरह एसबीआई को देखे होगे कि एसबीआई 1921 तक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से स्थापित हुआ था। आगे चल के 1955 में वो उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दे दिया गया। मतलब कहने का कि समय के अनुसार समय किस तरह बदलता है इसको देखो कि आज़ादी के बाद क्या किया गया, चीज़ों को राष्ट्रीयकृत किया गया, क्योंकि पहले निजी हाथों में था। फिर उसको धीरे धीरे क्या किया गया, सार्वजनिक क्षेत्र में किया गया। इसी तरह 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। फिर 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उस समय ज़रूरत क्या थी, सार्वजनिक जो निजी क्षेत्र था उसको सार्वजनिक या पब्लिक सेक्टर में लाया जा रहा था। क्यों, क्योंकि उस समय ज़रूरत ये थी कि जो आम लोग हैं वहाँ तक बैंकिंग सुविधाएं आसानी से पहुँच सकें, क्योंकि उस समय ग्रामीण भारत था, गरीब जनता थी। तो बैंकिंग सेवाएं, जो बैंक होते हैं वो किस पे काम करते हैं, प्रॉफिट पे काम करते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। बैंकिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। तो अब लाभ कमाना उद्देश्य है तो बैंक समाज सेवा तो करेंगे नहीं। अगर तुम्हें लोन देंगे तो उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट होने चाहिए, तभी वो लाभ प्राप्त करेंगे। तो इसलिए उन्हें इस तरह से देखोगे कि एक क्रम चला। 1949 से लेकर 1980 तक क्या हुआ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है। अब क्या हो रहा है, जो प्राइवेट से, अब पब्लिक सेक्टर से हम लोग किधर जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि अब माना जा रहा है कि अब जनता सक्षम हो गई है, अब सरकार को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए चीज़ों में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में स्थापित हुए थे। क्षेत्रीय ग्रामीण का मतलब क्या था, सरकार एक हर राज्य स्तर पर या एक प्रोग्राम चलाया गया था LBS, लीड बैंक स्कीम। LBS, लीड बैंक स्कीम का मतलब, ये LBS क्या था, LBS एक स्कीम थी 1969 में जब राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था बैंकों का। उस समय LBS नाम का एक प्रोग्राम चलाया गया। इसको कहते हैं एरिया अप्रोच। मतलब जो एक बैंक है वो एक पूरे ज़िले को कवर करेगा। ठीक, मतलब LBS का मतलब था एक बैंक जो है वो एक ज़िले में स्थापित होगा और उस बैंक की जिम्मेदारी होगी वो पूरे ज़िले की जो बैंकिंग व्यवस्था है उसको संचालित करेगा। ठीक, तो इसी को कहा जाता है LBS।
फिर इसी तरह उसको और आगे बढ़ाया गया और ज़रूरत पड़ी होगी बैंकों की, तो 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। सबसे पहले 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई, जिसमें 2 उत्तर प्रदेश में थे। अब यहाँ से क्वेश्चन बना देगा, पहला क्वेश्चन तो यही बन गया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई। दूसरा बन गया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना, कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए थे, 5। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, उत्तर प्रदेश से अगर पूछ ले कभी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में के समय उत्तर प्रदेश में कितने बैंकों की स्थापना की गई थी, तो 2, मुरादाबाद और गोरखपुर 2 शहर थे जहाँ पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सबसे पहले स्थापित हुए थे। निजी बैंक, निजी क्षेत्र के कमर्शियल बैंक, निजी क्षेत्र के भी बैंक होते हैं, सरकारी बैंक भी होते हैं। निजी क्षेत्र के बैंक को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है अनुसूचित बैंक, एक होता है गैर अनुसूचित। पहला होता है शेड्यूल बैंक, दूसरा नॉन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक क्या होता है, इसकी शुद्ध एक परिभाषा है, जो बैंक आरबीआई एक्ट 1934 की अनुसूची 2 में सम्मिलित किए गए उन्हें कहा जाता है अनुसूचित बैंक। दूसरा होता है नॉन शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, मतलब जो आरबीआई की 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित नहीं है उनको क्या कहते हैं, गैर अनुसूचित बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की इस समय जो संख्या है वो 196 है। सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंक हैं इस समय, कोई पूछ ले, 12। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कितने हैं इस समय, 196। हम लोग आते हैं सहकारी क्षेत्र के बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव क्या होते हैं, भारत में सहकारिता की नींव किसने डाली थी। एक क्वेश्चन बना है कई बार, भारत में सहकारिता का जनक, भारत में सहकारिता का जनक एसके डे को माना जाता है। एसके डे एक, तो कोऑपरेटिव बैंक का मतलब होता है जो आपस में जनता के द्वारा मिलकर बनाया गया हो। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है वो जनता के आपस में मिलकर बनाई जाती हैं, ठीक। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी मुख्य उद्देश्य यही था कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र की जो बैंकिंग व्यवस्था है उसको किस प्रकार से सुव्यवस्थित की जाए। तो उन्होंने उसको 3 लेयर बनाए, एक प्राथमिक सहकारी समितियां, दूसरा केंद्रीय या जिला स्तर पर सहकारी समितियां या बैंक, तीसरा राज्य सहकारी बैंक, ठीक। तो ये जो बैंक होते हैं इसमें कुछ सदस्य होते हैं, इनका चुनाव होता है, ये आपस में मिलकर सब कुछ काम करते हैं, ठीक। तो प्राथमिक सहकारी समितियां जैसे इसलिए बनाई गई ताकि वहाँ पर जो किसान हैं उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। जैसे बताया खाद, उर्वरक के लिए इनकी व्यवस्था की गई प्राथमिक सहकारी समितियों की। इसी तरह जो कृषि क्षेत्र से संबंधित ऋण की व्यवस्था करने के लिए छोटे छोटे ऋण क्षेत्र में अलग स्थापित किए। ग्रामीण क्षेत्र को भी उन्होंने 3 भागों में बांट दिया, प्राथमिक सहकारी समितियां, केंद्रीय सहकारी समितियां और जिला सहकारी राज्य सहकारी समितियां, ठीक। राज्य वाला क्या करता है, जिला को सहायता पहुंचाता है, जिला वाला क्या करता है, प्राथमिक सहकारी समितियों को फंड प्रोवाइड कराता है। विकास बैंक, डेवलपमेंट बैंक, डेवलपमेंट बैंक क्या होते हैं, जिनका कार्य सिर्फ विकासात्मक कार्य करना होता है। विकासात्मक कार्य का मतलब जो विकास से संबंधित कार्य करते हैं। जैसे नाबार्ड, नाबार्ड का मतलब, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कब स्थापित हुआ था, 12 जुलाई 1982, ठीक। नाबार्ड की स्थापना क्यों की गई थी, क्योंकि ये एग्रीकल्चर सेक्टर का सर्वोच्च बैंक माना जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड जारी करता है बैंक, कौन बैंक जारी करता है, किसान क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कौन कराते हैं, कमर्शियल बैंक कराते हैं, लेकिन उसकी देख रेख जैसे कौन करता है, नाबार्ड। एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी बैंक लोन देंगे वो उसकी देख रेख कौन करेगा, नाबार्ड। इसी तरह स्वयं सहायता समूह में जितने भी लेन देन होते हैं उसको रेगुलेट कौन करता है, नाबार्ड। इसी तरह डेवलपमेंट बैंक में, और डेवलपमेंट बैंक में एक्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना भी 1982 में हुई थी। 1982 में एक्जिम बैंक की स्थापना हुई। इसका मुख्य काम क्या है, इसका मुख्य काम है व्यापार को बढ़ावा देना, ठीक। व्यापार का मतलब जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है
एक व्यापारी दूसरे देश से व्यापार करता है, अगर उसके लिए पैसे की ज़रूरत है तो उसका सारा इंतजाम कौन करता है? एक्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। कब स्थापना हुई? 1982 में। इसी तरह तुम लोग एक सुने होंगे सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक कब स्थापित हुआ था? 1990 में। सिडबी की स्थापना हुई 1990 में। अब सिडबी ने क्या काम करता, सिडबी क्या काम करता है? जितना भी लघु एवं कुटीर उद्योग से संबंधित ऋण की व्यवस्था होगी उसको कौन करेगा? सिडबी। यहाँ से क्वेश्चन और बन जाता है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? नाबार्ड का मुंबई में है, आरबीआई का मुंबई में है, एसबीआई का मुंबई में है, केनरा का कहाँ है? बंगलौर में है। केनरा बैंक। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ है?